नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मैनपुरी पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। सफाई से रवाना हुए हैं अखिलेश और यहां पर नामांकन के लिए निकले थे अखिलेश यादव। करहल सीट से आज उनका नामांकन होना है और बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर में वो नामांकन कर भी देंगे। सफाई से निकले थे। करहल सीट से विधानसभा चुनाव पहली बार वो लड़ रहे हैं और अपने रथ पर सवार होकर वो नामांकन के लिए निकले थे। बीच रास्ते में उनके जो समर्थक थे वो भी दिखाई दिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही, नेगेटिव पॉलिटिक्स को हराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी काम अपने क्षेत्र के लिए हुआ हमने किया। अगर करहल क्षेत्र की बात की जाए तो ये सपा का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं अखिलेश। कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने, जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। किस तरह से सर यहाँ के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपकी अब ये विधानसभा हो जाएगी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अभी भी चल रहा है। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे। यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूँ। और नामांकन स्थल पर निकलने से पहले अखिलेश ने आज एक ट्वीट भी किया है। जो ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा ले, नकारात्मक राजनीति को हराए भी और हटाए भी। जय हिंद। तो नामांकन से पहले ये ट्वीट अखिलेश का सामने आया। और इसी पर बातचीत करने के लिए नामांकन स्थल के बाहर से अमित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहुंच गए क्या अखिलेश, या और अभी वक्त लगेगा पहुंचने में? थोड़ा समय और लगेगा नीलू, थोड़ा समय और लगेगा। बताया जा रहा है कि बस वो गेट से बाहर पहुंच चुके हैं। मुश्किल से 2-4 मिनट के भीतर वो अंदर आ जाएंगे और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले लेकिन यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो गई है। पुलिस वाले भी एक्टिव हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ ही मिनट में वो भीतर आ जाएंगे। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से यहाँ पर आए हुए थे, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि वो भी सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार जो है वो समाप्त होने वाला है। आप देखिए नीलू, ये जो गेट आपको नजर आ रहा है जिलाधिकारी मैनपुरी कार्यालय का, इसी गेट से अखिलेश यादव भीतर घुसेंगे। और एक जानकारी भी मिल रही है कि शायद वो साइकिल से आ सकते हैं क्योंकि बहुत पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। तो इस गेट से घुसने के बाद वो साइकिल से होते हुए इस तरफ, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर की तस्वीर दिखाएं। इधर आप देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और इधर से, इसी रास्ते से वो साइकिल से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएंगे और वहां पर अपना नामांकन करेंगे। सारे प्रस्तावक वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो कि 2 घंटे पहले यहां पर आ चुके थे, वो भी पहुंचे हुए हैं ताकि तमाम कागज पत्र जो है उनको दुरुस्त कर लिया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई अड़चन न आने पाए। जब अखिलेश यादव यहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे तो कुल मिलाकर तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार किया जा रहा है अखिलेश यादव का और 2 से 4 मिनट के भीतर वो भी यहां पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल अमित, हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 200 मीटर के आसपास, 200-250 मीटर के आसपास है, लेकिन यहां पर भी चुनाव प्रचार करने से नहीं चुकेंगे। अपने चुनाव चिन्ह के साथ ही पहुंचेंगे, यानी साइकिल पर सवार होकर पहुंचेंगे नामांकन स्थल पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं। अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे नीलू, और सुबह से समाजवादी पार्टी की जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वो भी साइकिल से पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा 3 और प्रत्याशी जो मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, एक करहल से अखिलेश यादव है, बाकी 3 सीटों से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी साइकिल से आए हैं। उनका ये कहना है कि एक तो ये कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम पब्लिक में मैसेज दे रहे हैं कि देखिए पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम साइकिल से चल रहे हैं और साथ ही साथ हमारा प्रचार भी हो जा रहा है। तो ये भी एक मकसद हो सकता है कि दूरी भी बहुत बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो रथ पर सवार होकर निकले थे सफाई से,
अखिलेश, वो अब पहुंच गए हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, आवाज मिल रही है तो बताएं जरा क्या देख पा रहे हैं वहां से। मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। साथ और से आप देखें तो रथ पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सवार हैं, साथ में वो 2 गाड़ियां अंदर जाएंगी, लोग उनके साथ लगे हुए। हालांकि कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कार्यकर्ताओं को अंदर आने की इजाजत नहीं है। हालांकि मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर तक, गेट तक गाड़ी को जाने की इजाजत है। हालांकि यहां से कलेक्ट्रेट से वो उतर करके नामांकन के लिए जाएंगे। फिलहाल सपा अध्यक्ष का काफिला अब कलेक्ट्रेट के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के तमाम लोग यहां फिलहाल मौजूद हैं। गाड़ी उनकी लगातार आगे बढ़ रही है। सपा अध्यक्ष लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारी तादाद में यहां पर मीडिया कर्मी भी फिलहाल मौजूद हैं। फिलहाल सपा अध्यक्ष को साथ और से आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी में सवार हैं। गाड़ी यहां पर रुक गई है। वो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से नीचे आ रहे हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों से बाद में बात करेंगे। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो अखिलेश का रथ है जिस पर सवार होकर नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं अखिलेश। कहा यह जा रहा है कि मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नामांकन के बाद बात करेंगे। और इसी बात को लेकर शायद वहां पर अभी इस वक्त इस चुनावी बस में वो बैठे हुए हैं। यहां से जब निकलेंगे तो फिर यहां से पैदल उनको नामांकन स्थल तक जाना पड़ेगा। अमित, अगर आवाज आ रही है तो क्या अभी बात करेंगे या फिर नामांकन से जब लौटेंगे नामांकन करके उसके बाद बात करेंगे मीडिया से? क्या हो गया? हम पीछे करें, आप परेशान मत हो। आप सुन पा रही कि अखिलेश यादव हाथ जोड़ते हुए अपनी बस से बाहर निकल रहे हैं, विजय रथ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी संभव नहीं है, शायद अभी मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि 1 बजे से पहले हर हाल में उनको अपना नामांकन करना है। लिहाजा अखिलेश यादव सीधा डीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए। और पुलिस वालों ने यहीं पर बाकी सभी लोगों को रोक लिया है। अखिलेश यादव आगे चले गए या हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। कह रहे हैं नामांकन के बाद हम बातचीत करेंगे। वो इशारों में बात कह रहे हैं कि नामांकन के बाद बातचीत करेंगे, लेकिन हम पीछे करें, भैया ना टकराओ, भैया नहीं पीछे तो मीडिया कर्मियों की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा हो गई है। और अमित भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि वो नामांकन करके जब वापस लौटेंगे तो फिर मीडिया से बात करेंगे। और इस वक्त वहां पर भारी तादाद में पुलिस भी है जो कि रास्ता बनाने की कोशिश करे, क्योंकि भीड़ भाड़ काफी ज्यादा वहां पर हो गई है। नामांकन स्थल तक जाएंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1 बजे तक समय है नामांकन दाखिल करने का, इसलिए कोशिश यही रहेगी कि पहले वहां पर जाए, नामांकन दाखिल करे। अमित, क्या मिली नीलू? हाँ। थोड़ी सी अफरा तफरी यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद थे। चाहते थे कि अखिलेश यादव एक बाइट ले ले, कम से कम एक बात का जवाब दे दे, लेकिन 1 बजे से पहले उनको नामांकन करना है। लिहाजा अभी कोई बात माइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है अमित, उसको दुरुस्त आप कर लीजिए, आपके पास आएंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप पैदल नामांकन स्थल तक निकल पड़े हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और अब पैदल नामांकन स्थल तक जा रहे हैं, नामांकन दाखिल करेंगे। 1 बजे तक का वक्त है, इसलिए उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी कहा कि जब मैं लौटूंगा तो आपसे बात करूंगा। करहल विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करने अखिलेश अब पहुंच गए हैं। काफी लंबा वक्त लगा, सफाई से निकले 11 बजे और अब जाकर पहुंचे हैं करीब 12:30 बजे के आसपास। और अब नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। खास तौर पर अगर करहल विधानसभा सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 3 बार से यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुने जा रहे हैं। सबसे सुरक्षित और सेफ सीट अखिलेश के लिए
मानी जा रही थी, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए करहल से उनको टिकट मिला। आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अब नामांकन स्थल पर पहुंच चुके हैं, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा रहे हैं, यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे अपने 4 प्रस्तावकों के साथ। और 4 प्रस्तावकों की बात की जाए तो इसमें भी बड़ा कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, मुस्लिम और बाकी जातियों के लोग को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रोफेसर रामगोपाल भी यहां पर इनके साथ मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर से, परिसर के अंदर दाखिल हो गए हैं और अब दफ्तर के अंदर जा रहे हैं, जहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमित, कितना वक्त लगेगा नामांकन दाखिल करने में? जानकारी तो यही दी गई नीलू की बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव 2 घंटे पहले यहां पर आ चुके थे, ताकि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से ही तय कर लिया जाए, सुनिश्चित कर लिया जाए। अखिलेश यादव यहां पर आए तो सीधा नामांकन पत्र तैयार करके आगे सौंप दिया जाए, क्योंकि इसके बाद उनको लौटकर लखनऊ भी जाना है, वहां पर भी एक कार्यक्रम है और यहां भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि समय बहुत कम लगेगा। यहाँ की तस्वीरें एक बार नीलू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दाहिनी तरफ आप देखिए, ये वो रथ है जिससे अखिलेश यादव सवार होकर आए थे और यहीं पर इस रथ को रोक लिया गया, क्योंकि इसके आगे रथ जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन वहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। सभी ये कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश यादव से थोड़ी सी बातचीत हो पाए, लेकिन पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होता रहे और अखिलेश यादव को सुरक्षित इस गेट के भीतर प्रवेश करवाया जा सके, ताकि वो समय पर अपना नामांकन कर पाए। तो फिलहाल अभी वो भीतर चले गए हैं, वहां से बाहर निकलेंगे तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है नीलू कि वो मीडिया कर्मियों से बातचीत जरूर करेंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर दाखिल हो गए हैं कुछ देर में, क्योंकि सारे जो पेपर वर्क होते हैं उसे कंप्लीट कर लिया गया है और बस अपना नामांकन दाखिल करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे, मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। अमित, जिस तरह से प्रस्तावकों को हमने देखा, सीट बंटवारे में जिस तरह से सारी जातियों को फिट करने की कोशिश की गई, एक समीकरण बिठाया गया, वैसे प्रस्तावकों में भी 4 ऐसे नाम है जो अलग अलग जाति से आते हैं। प्रस्तावकों पर भी बात करेंगे नीलू, लेकिन अखिलेश यादव ने इशारों में क्या कहा मीडिया कर्मियों से जब वो भीतर जा रहे थे, अलाउद्दीन बताएंगे। बहुत करीब थे अखिलेश यादव के, वो सवाल उनसे करना चाहते थे। क्या कहा अलाउद्दीन अखिलेश यादव ने? देखिए, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं नामांकन के बाद वापस लौट के आ रहा हूं, तो आप लोगों से बातचीत करूंगा। हालांकि कई बार उनसे कोशिश की जाए कि वो पहला अपना एक रिएक्शन दे दें नामांकन को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के, लेकिन उन्होंने 2 ही बात बार बार कही कि ये मेरा घर है, मैं जहां नामांकन करने के लिए आया हूं, और दूसरी बात, मैं जैसे लौट करके आ रहा हूं आप लोगों से बात करूंगा। हालांकि उनका प्री शेड्यूल जो था, जो उनके लोग हैं जो यहाँ पर जिम्मेदारी तमाम संभाल रहे हैं, उन्हें तय कर रखा था कि उनके आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद फिर वो कुछ जगहों पर जाएंगे करहल विधानसभा के, जहां पर वो कुछ दौरे करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, फिर लखनऊ के लिए वापस आ जाएंगे। हालांकि करहल की सीट और पहला विधानसभा इलेक्शन दोनों इसलिए भी माने रखते हैं क्योंकि परंपरागत सीट, जैसे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारी रही है, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों की, लगातार वो कहते रहे हैं। तो ऐसे में कंपेनिंग वो कैसे करेंगे, कंपेनिंग का प्रारूप क्या होगा, 403 सीटों पर उनको इलेक्शन में जाना है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होगी। नामांकन में कितना समय लगेगा अलाउद्दीन? और नामांकन में मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो 2 सेट उनके बनाए गए हैं, हालांकि सेट जो बनाए जाते हैं उनका एक एक पेज जो ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ के वो चेक करेंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 मिनट अभी भी उनको आने में यहाँ पर लगेगा। कौन कौन लोग उनके साथ हैं? उनके साथ रामगोपाल यादव यहाँ से गए हैं उतर करके, साथ में तेज प्रताप साथ में गए हैं, और उनके जो 4 प्रस्तावक थे वो ऑलरेडी वहां अंदर मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में 4 प्रस्तावक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो 2 सेट आज यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि जो लोग निर्दल होते हैं उनको 10 लोगों को लेकर के आना होता है, यानी 10 प्रस्तावक होते हैं। यानी कि फिलहाल रथ से जो लोग उतर कर गए, जो मैंने देखा कि उनके साथ उनके एक चचा भी, जो कि पॉलिटिकल नहीं है, वो भी मौजूद थे, जो अक्सर कई बार हम लोग खबरों में उनको देखते भी हैं। यानी कि उनके साथ तेज प्रताप, उनके चचा, वो खुद 3 लोग अंदर गए हैं। रामगोपाल यादव पहले अंदर मौजूद थे और उनके 4 प्रस्तावक पहले से अंदर मौजूद थे। प्रस्तावकों का जो चयन किया गया है उसके पीछे क्या आधार समझ में आ रहा है? प्रस्तावक जो हैं वो जो जातिगत समीकरण इस सीट का है उसको बहुत ही ध्यान में रखा गया है। जाटों हैं, शाक के हैं, एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं, तो
तो ऐसे में आप ये समझें, क्योंकि जब हम ये एक यादव वर्ग से हैं, तो यानी कि जो कम्बिनेशन पूरा इलेक्शन का बनता है, यहाँ पर जो मेजर जातिगत समीकरण जब आप देखेंगे तो वो जो 4 जातियां ज्यादा हैं तो उन लोगों को प्रस्तावक के तौर पे लिया गया है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि एक सेट में 2 ही प्रस्तावक लगेंगे, लेकिन उसका सिंबॉलिक इशारा भी यही है कि ज्यादा प्रस्तावक, ज्यादा लोगों तक मैसेज, ज्यादा लोगों तक अपना संदेश देना। हालांकि जैसा कि बार बार लोग यहाँ समीक्षक, राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि लगातार ये सपा की परंपरागत सीट रही है। अब देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी किसको उतारती है, फिर ज्यादा बेहतर चीजें कह पाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीट बेहद आसान होने वाली है, क्योंकि जातिगत समीकरण और तमाम जो इक्वेशन है वो उनके पक्ष में। यही बात उनके समर्थक भी कह रहे हैं नीलू, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए मसला ये नहीं कि अखिलेश यादव की जीत होगी या हार होगी, मसला ये है कि जीत कितने बड़े अंतर से होगी, हमें ये सुनिश्चित करना है। जी हाँ, बिल्कुल। अब इक्वेशन पे जरा सा आ जाए हम, अगर हम देखें तो यहाँ पर 3,70,71,000 जो वोट है, आमतौर से इस सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो लगातार 60 से 65% के बीच में रहा है। जो आंकड़ा जाके टिकता है 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख वोट, यानी जो पोल हो रहा है वोट, 2.25 से 2.5 लाख वोट पोल हो रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के तमाम जो रणनीतिकार हैं, तमाम लोग हैं, उनका मानना यह है कि कम से कम जीत उनकी 1.5 लाख से यहाँ पर होनी चाहिए, और इसी तरह की रणनीति तो बना करके चल रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव इस पूरे कैंपेन को, यानी प्रभारी है वो संभालेंगे। उनके साथ जो यहाँ पर जो है विधायक यहाँ के रहे हैं राजू यादव, वो मौजूद रहेंगे, और उनका जो अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर है वो ऑलरेडी पहले से ही है। क्योंकि आप देखेंगे तो विधायकी से लेकर के सांसदीय, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इसका नगर पालिका परिषद, तमाम जगहों पर समाजवादियों का ही दावा रहा है। तो वो इक्वेशन सारा उनका बना बनाया है, लेकिन जो मार्जिन है उसको देखना होगा कि आखिर वो मार्जिन कितना होगा। आप समाजवादी पार्टी को भी बहुत करीब से कवर करते हैं अलाउद्दीन, और समाजवादी परिवार को भी। आज सुबह अखिलेश यादव ने परिवार के लोगों से भी बातचीत की, नामांकन से पहले किस तरीके की बातचीत हुई परिवार के भीतर, और इस बार परिवार से बहुत कम लोगों को टिकट दिया गया है, तो किस तरीके से सबको उन्होंने साधा मनाया? एक बात मैं कहूंगा कि जो स्लोगन 1 साल पहले समाजवादी पार्टी ने जो जारी किया था, उस पर लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, या उस वक्त बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। वो लाइन थी, नई सपा है, नई हवा है। शायद इसके माने वो यही दर्शाना चाह रहे थे बार बार कि इस बार समाजवादी पार्टी जो उनके हाथों में है, हाथों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा 2016 में यादव फैमिली का एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, जिसके बाद फैमिली अलग हो गई थी। 17 में पार्टी उनके पास आती है, 17 के बाद वो लगातार पार्टी को लेकर के चलते हैं। हालांकि 17 में 19 में पॉलिटिकल एक प्रयोग करते हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो इन तमाम इक्वेशन के बाद जिस बात का जिक्र अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है, और विगत 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यपद्धति को भी देखा है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना की तीसरी लहर ने व्यापक जनधन की हानि की। दुनिया कोरोना से पस्त है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि भारत एक बेहतर स्थिति में है। यहां पर न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका की रक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रयास हुए हैं। कोरोना की 3rd वेव के दौरान आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला कि 3rd वेव की आशंका को समय से पहले ही नियंत्रित कर दिया गया है। 2nd वेव के दौरान भी ऑक्सीजन का संकट आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन में प्रदेश का हर जनपद आज आत्मनिर्भर हो गया है। और भाइयों बहनों, प्रथम वेव में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों को आए, उनको सुरक्षा, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, पूरे कोरोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था,
फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को देने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी आपकी सेवा में थे। लेकिन कोरोना के दौरान न सपा का था पता था, न बसपा का था पता था, न ही कांग्रेस का था पता था। जो संकट में साथी नहीं, वह आपका सही साथी नहीं। वह कैसे सहयोगी जो संकट में सहयोग न करे। संकट का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। वही साथी है। ये तो सपा और बसपा तो अवसरवादी हैं, और चुनाव में अवसरवादियों को सही सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं इस धरती को नमन करता हूं। यह धरती महापराक्रमी योद्धा गोकुल जाट की भूमि भी है। याद करिए, गोकुल जाट जी के नाम पर हम लोगों ने यहां एक चौक का नामकरण किया है, सड़क का भी नामकरण किया है। याद करिए, गोकुल जाट ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहां पर जो औरंगजेब गोकुल जाट के खिलाफ निर्मम कार्रवाई किया था, और जिस गोकुल जाट जैसे महापराक्रमी महायोद्धा को औरंगजेब के खिलाफ लड़ना पड़ा था, क्योंकि वह धर्म और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था, तो एक वीर योद्धा के रूप में गोकुल जाट के नेतृत्व में यहां के योद्धाओं ने उस विदेशी आक्रांता के खिलाफ युद्ध का मोर्चा लिया था। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोकुल जाट को सम्मान नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता, आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा, और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है। अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है, और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना सरकार 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ये हमारी गरीब कल्याण की योजना को प्रदर्शित करता है। कुंवारी कन्याओं के लिए कन्या सुमंगला योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। डबल इंजन की सरकार, हर कन्या को स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी की स्नातक तक की पढ़ाई फ्री में, और फ्री में ही नहीं,
बल्कि 15,000 रुपए बेटी को पढ़ाई के दौरान भी सरकार अलग से उसके अकाउंट में देने का कार्य करेगी। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, बेटियों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा, हर तीसरे दिन दंगा, या बेटियों की सुरक्षा में कितना खेल होता था। लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब तो दंगा करने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चस्पा हो जाएंगे। बाप दादों ने जो नैतिक अनैतिक तरीके से कमाया है सब बिक जाएगा। इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं। नहीं तो भाइयों बहनों, सपा की सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। एक नियति बन चुकी थी प्रदेश की दंगा करने की। और इसलिए आज हम सब आए हैं आपके बीच में आपसे कहने के लिए, मात्र भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आस्था का भी सम्मान कर रही है। प्रत्याशियों की सूची आप देखें, कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है, ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाट युवकों का, गौरव और सचिन नाम के उन निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया। प्रदेश के विकास की योजनाओं पर बंदर बांट करने का कार्य किया। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत दुनिया के अंदर एक महाताकत के बनकर के उभर रहा है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और महिला को आज सम्मान मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों के लिए हो, गरीबों को उनकी उपज का दाम देने का हो, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में आलू प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट लगाने की कार्रवाई हो। अभी हम लोगों ने मथुरा में लगाया है, एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया है जहां 1 लाख मीट्रिक टन आलू की प्रोसेसिंग हर साल होगी। किसान को अच्छा दाम मिलेगा और किसान खुशहाल होगा। प्रदेश के 2,54,00,000 किसान भाइयों बहनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों की कर्ज माफी का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। और यही नहीं, प्रदेश के नौजवानों के लिए 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की कार्रवाई रही हो, या फिर 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार की सुविधा, यह केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही द्वारा किया गया। पिछली सरकारें तो नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा और महाभारत के सारे रिश्ते उन नौजवानों के परिवारों से वसूली के लिए निकल पड़ते थे। प्रदेश के अंदर नौकरी के नाम पर लूट खसोट होती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर केवल पैसा वसूला जाता था और तमाम प्रकार के माफियाओं को प्रश्रय देकर के अराजकता पैदा करवाने की पूरी छूट दी जाती थी। भाइयों बहनों,
आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में आपके सामने है। कोरोना के कारण हम बड़ी बड़ी रैली नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, उस सब के बावजूद आपका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो दिख रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा, फिर चलेगा। और उसी विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। ये फतेहपुर विधानसभा सीट से हम लोगों ने अपना योग्य प्रत्याशी, आपने योग्य विधायक दिया था चौधरी उदय भान जी के नाम पर, प्रदेश सरकार ने उन्हें मंत्री बना करके यहां की सेवा और प्रदेश की सेवा के लिए लगाया था। चौधरी उदय भान सिंह जी हमारे बहुत अच्छे विधायक के रूप में उन्होंने काम किया। और आज भाइयों बहनों, हमने यहां पर चौधरी बाबूलाल को एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। चौधरी बाबूलाल एक युवा है और आपकी तरह युवा बनकर के कार्य करना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है। चौधरी बाबूलाल जब काम करेंगे तो भाइयों बहनों, पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। बालिका शिक्षा की समस्या के लिए हमने पहले ही कॉलेज दे दिया है, जमीन दे दीजिए, कॉलेज का निर्माण भी यहां पे हो जाएगा। तो कॉलेज के लिए हम पहले कॉलेज स्वीकृत करके यहां भेजे हुए हैं। आप लोग चौधरी बाबूलाल से सहमत हैं? कमल निशान पर सब वोट देंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, आगरा से वो प्रचार प्रसार बीजेपी प्रत्याशी के लिए, और उन्होंने जिक्र किया किस तरह से डबल इंजन की सरकार काम करे। और एक तस्वीरें आ रही हैं नोएडा से, प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, आज प्रचार प्रसार के लिए जो है वो आई हैं, और यहाँ पर वो इस वक्त मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो कांग्रेस पार्टी भी अब प्रचार प्रसार में नजर आ रही है। अभी लखनऊ में आपने देखा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बुकलेट जारी करते हैं और फिर सरकार को घेरते हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर, नमक से लेकर हर चीज़ का वो रेट बताते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं। तो लगातार आप ये समझिए कि चुनावी अगर हम ये कहें कि शोर वो बढ़ चुका है और चुनाव अपने शबाब पर है। प्रचार प्रसार में सभी राजनीतिक दल जो है वो जुट चुके हैं, और क्योंकि कांग्रेस ने सीटें जो है खास तौर से महिलाओं के लिए महिलाओं को टिकटें दी, 40% का हम जिक्र करें जैसे जैसे लिस्टें सामने आ रही हैं। और यहाँ पर पंखुड़ी जो है प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक आप उन्हें भी देख पा रहे हैं, और उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे प्रियंका, जैसे हमने आपको सुबह भी जानकारी दी थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में जुटेंगी प्रियंका, उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो अभी मुख्यमंत्री योगी को आपने सुना, वो अपने प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे, और अभी आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं जो कि अपनी नोएडा से प्रत्याशी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक महिला शक्ति ही नजर आ रही होगी जिसके जरिए जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे भी बढ़ रही है। और रचना हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई। रचना, हम एक तस्वीर जैसे दिखा भी रहे हैं, प्रियंका गांधी नोएडा से मंदिर में है वो, और अपने प्रत्याशी के लिए
प्रचार करेंगे, लेकिन ये मंदिर, इसका महत्व हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जो तमाम महिला खड़ी की गई हैं, इसलिए आज वो पंकुड़ी पाठक के लिए प्रचार के लिए पहुंची हैं यहाँ पर। और सबसे पहले वो माँ काली के दर्शन करने के बाद ये चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। डोर टू डोर जो कैंपेन के लिए वो आज यहाँ पर पहुंची है, और दर्शन करने के बाद वो जो विभिन्न संगठन है उनसे मिलेंगी क्लब में जाकर। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगी पंकुड़ी पाठक के लिए। और इसके सबसे बाद सेक्टर 8 में जो महिलाएं हैं, महिला संगठन है, उनके साथ मुलाकात करेंगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा दिया है, महिलाओं को उन्होंने जो तवज्जो दी है, तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने से पहले भी वो माँ काली के दर्शन करने के लिए पहुंची हैं यहाँ पर। उनके आशीर्वाद के साथ ये जो कैंपेन है, जो प्रचार है, वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद प्रचार प्रसार जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 तारीख को जो है मतदान होना है पहले चरण में, और तीनों सीटें गौतम बुद्ध नगर की जब हम बात करते हैं, नोएडा, दादरी और जेवर इसमें शामिल हैं। और प्रदेश प्रभारी प्रियंका हैं, आप जानते हैं, और पंकुड़ी पाठक जो प्रत्याशी हैं नोएडा से, उनके लिए डोर टू डोर प्रचार करेंगे, लेकिन उससे पहले मां का आशीर्वाद जो है वो जरूर ले रही हैं।